हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आए हो बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अपन आ गए अपने अगले लेक्चर के ऊपर, जिसमें अपन कवर करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्पेशल ऑर्डर डिसीजन। ओके, बट वो स्टार्ट करने के पहले कल के जो होमवर्क क्वेश्चन थे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वो थे कीप और ड्रॉप डिसीजन से क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आईसीआई एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, क्लीनो वाला। सो अपन सबसे पहले आईसीआई वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईसीआई वाले क्वेश्चन के अंदर रबी लिमिटेड की बात करिए, जो कि उसके डिवीजन सी को डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन लेना चाह रहे हैं। उसका रीजन ये है कि इनका जो डिविजनल इनकम है वो है नेगेटिव में 1,72,500। उसके बाद अपने को इन्फॉर्मेशन में बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट अपना 90% पे है अभी नॉर्मल रेट से, बट अगर अपना प्रोडक्शन कम होता है तो वो वापस से नॉर्मल रेट पे आ जाएगा, यानी कि 100% हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए अपने को बोला है कि डिविजन सी को डिसकंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए उसके कैलकुलेशन पे चलते हैं। आप देख सकते हो मैंने अपना सोल्यूशन यहाँ पर मेंशन कर रखा है। सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में दिया है ये स्पेसिफिक अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर अपन डिवीजन सी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली अपना सेविंग यहाँ पर हो जाएगा, अपना स्पेसिफिक अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट सेव हो जाएगा। तो 4,14,000 का अवॉइडेबल कॉस्ट सेव होता है और कंट्रीब्यूशन अपन लूज कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन अपना यहाँ पर लॉस होता है 2,41,500 का। बट यहीं तक अपना आंसर लिमिटेड नहीं है, अपने को आंसर में ये भी कवर करना पड़ेगा कि अब जो अपना एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट है वो 90% पे था, डिवीजन ए और बी का जो था वो भी 90% पे था, बट वो तो अब 100% पे हो जाएगा, तो उसमें 10% इंक्रीज दिखेगा अपने को। वो 10% इंक्रीज अपने को यहाँ पर कैलकुलेशन में कवर करना पड़ेगा फॉर टेकिंग अ डिसीजन। तो उसको कवर कर लेते हैं। डिवीजन ए और डिवीजन बी का वेरिएबल कॉस्ट इज 20,70,000 और 20,70,000 अभी 90% पे है, उसमें मैं 10% इंक्रीज कर देता हूँ अगर, तो मेरा आंसर आता है 2,30,000। ओके, सिंपली इसको डिवाइड बाय 90 करेंगे तो आ जाएगा 100%। इसका 10% करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि इंक्रीज कितना हो रहा है। ओके, सो इंक्रीज अपना आया 2,30,000 और 2,30,000 जो है यहाँ पर अपन ले लेंगे कॉस्ट साइड में। नेट अपने को यहाँ पर लॉस दिखाई देता है 57,500 का, यानी कि अपने को डिवीजन सी को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ओके, अगर आपने इसको सॉल्व किया होगा तो डेफिनेटली आपका आंसर मैच हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अपन ने इससे ऑलरेडी ऊपर लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए हैं कीप और ड्रॉप डिसीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीनो वाला। क्लीनो प्राइवेट लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट से और फिर इसका आंसर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्लीनो प्राइवेट लिमिटेड का कार वॉशिंग बिजनेस है और उन्होंने रिसेंटली एक्सपैंड किया है कार रिपेयर सेगमेंट के अंदर। कार रिपेयर सेगमेंट के अंदर इन्होंने जाने के लिए सबसे पहले मैकेनिक्स ढूंढे, तो मैकेनिक्स इनको चाहिए 10 और 10 मैकेनिक ढूंढने के लिए इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया एजेंसी के साथ में। उसने बोला हम आपको पर मंथ पर मैकेनिक 15,000 रुपीज चार्ज करेंगे, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया इन लोगों ने वो 5 साल तक टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। ओके, उसके बाद इन्होंने एक एम्प्टी स्पेस जो कि इनके कार वॉशर की जस्ट साइड में अवेलेबल थी वो रेंट पे ले ली, और वो रेंट पे लिए 10 साल के लिए एट रुपीज 5 लाख पर एनम, 5 लाख रुपए का रेंट देंगे ये हर साल। ओके, इसके बाद इन्होंने बोला है कि रेंट एग्रीमेंट में कैंसिलेशन क्लॉज है जो कि अपने को बोल रहे हैं कि अगर 3 साल के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया तो आपका डिपॉजिट जो है 20 लाख रुपए का वो हम लोग कर लेंगे सीज। ओके, तो वो सीज हो जाएगा। उसके बाद अपने को बोला है ये सीज्ड जो है उसकी स्पेलिंग गलत लिखा गई है, आप उसको चेंज कर लीजिएगा। इट इज SEIZD। ओके, तो उसको सीज कर लिया जाएगा। दे ट्रीट द डिफरेंट सेगमेंट्स एज प्रॉफिट सेंटर्स, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद अपने को बोला है कि रेवेन्यू जो अर्न किया है पहले साल में कार रिपेयर सेगमेंट से वो है 40 लैक्स। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट अपना लगा था 10 लाख का। अदर देन अबव क्लीनो प्राइवेट लिमिटेड ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है 12 लाख की, जिसमें से 20% जो है स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ कार रिपेयर के लिए एसोसिएटेड है, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा रिस्क है। ओके, अपन को परमिशन लेनी पड़ी थी कार रिपेयर सेंटर एस्टैब्लिश करने के लिए, जिसके लिए अपन ऑलरेडी 3 लाख रुपीज पे कर चुके हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लग रहा है कि यहाँ पर हैवी लॉस इनकर हो रहा है और इसकी वजह से ये लोग सोच रहे हैं कि डिसकंटिन्यू कर देंगे पहले साल के बाद ही कार रिपेयर सेगमेंट को। तो इसका डिसीजन अपने को लेना है। सबसे पहले कैलकुलेशन में अपन शो कर रहे हैं करंट प्रॉफिटेबिलिटी। तो करंट कैलकुलेशन जो इनका रहा होगा उसके हिसाब से रेवेन्यू 40 लाख का है, वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख का है। मैकेनिक चार्जेस अपने को यहाँ पर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो 15,000 पर मैकेनिक और 10 मैकेनिक है, 15,000 इंटू 10 हो गया। बट ये एक महीने का है, इंटू 12 करेंगे तो अपना आ जाएगा पर एनम, ये आता है 18 लाख रुपीज। इंश्योरेंस पॉलिसी 12 लाख की है, रेंट अपना 5 लाख का है,
और परमिशन कॉस्ट अपने 3 लाख से लग रहा है, तो यहाँ पर नेट लॉस दिखाई देता है 8 लाख का। बट जब अपन कैलकुलेशन करते हैं विथ रेलेवेंट कॉस्टिंग सिस्टम, तो रेलेवेंट कॉस्ट के हिसाब से अपना कैलकुलेशन लगाता है और वो अपन शो करते हैं यहाँ पर। अगर अपन इस सेगमेंट को ड्रॉप करते हैं तो अपना सेविंग्स होगा 2,40,000 का। ये 2,40,000 इंश्योरेंस का 20% वाला स्पेसिफिक पार्ट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपन ने इनकर किया है फॉर कार रिपेयर का एक्स्ट्रा रिस्क। वो अपना बंद हो जाएगा तो 2,40,000 को अपन कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, वो अपना हो जाएगा सेव। उसके अलावा अपने को कंट्रीब्यूशन लॉस होगा। कंट्रीब्यूशन अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट किया 30 लाख का, तो 30 लाख का कंट्रीब्यूशन अपना लॉस हो जाएगा यहाँ पर अपना नेट लॉस आता है 27,60,000। अब मैं एक एक करके सारी कॉस्ट का रीजन बता देता हूँ क्यों नहीं लिया है अपन ने। मैकेनिक चार्ज अपना 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल तक आपको पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे आप उसको कंटिन्यू करो या डिसकंटिन्यू करो, यू हैव टू पे द फिक्स्ड अमाउंट। तो यहाँ पर 18 लाख अपना फिक्स्ड पेमेंट होता ही जाएगा, आप डिसकंटिन्यू कर दोगे तो भी पेमेंट होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी 12 लाख के अंदर 2,40,000 इंक्लूडेड है, वो 2,40,000 को अपना ऑलरेडी सेविंग्स के अंदर अपन ने कवर कर लिया है। बट बाकी का जो है इंश्योरेंस पॉलिसी वो तो अपन जनरली लेते हैं, और वो अपना यहाँ पर स्पेसिफिकली सिर्फ कार रिपेयर सेगमेंट के लिए इनकर नहीं हुआ है, यानी कि ये अपने लिए रेलेवेंट नहीं है। रेंट भी अपने को पे करना पड़ेगा, बट रेंट में एक स्पेसिफिक क्लॉज है। रेंट में क्लॉज ये है कि अपन साल का 5 लाख रुपए सेव कर सकते हैं, बट उसी के बदले में 20 लाख रुपए अपना यहाँ पर सीज हो जाएगा, जो कि डिपॉजिट में अपन लोग दे चुके हैं। ओके, सो वो 20 लाख का डिपॉजिट अपन बचाएंगे या 5 लाख बचाएंगे, तो डेफिनेटली 20 लाख का डिपॉजिट बचाएंगे और 5 लाख पे करते रहेंगे उसको, है ना। तो यहाँ पर अपन इस तरह से 3 साल तक 5-5 लाख पे करेंगे तो 15 लाख ही होता है, और वहां पे अगर अपन 5-5 लाख सेव करने जाते हैं तो 20 लाख देना पड़ता है। तो डेफिनेटली अपन यहाँ पर 5 लाख को सेव करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए अपन ने उसको सेविंग्स के अंदर कंसिडर नहीं किया है। ओके, परमिशन कॉस्ट अपन लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं, यानी कि वो अपना हो चुका है संक कॉस्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके, सो हिस्टोरिकल कॉस्ट हो चुका है, अपन ऑलरेडी पे कर चुके हैं, अब अपना डिसीजन वहां से कुछ चेंज नहीं होता, यानी कि ये कॉस्ट अपने लिए हो जाता है इररेलेवेंट। इसलिए अपन ने इन सारी कॉस्ट को अवॉइड किया है, और सिर्फ कंट्रीब्यूशन जो है अपना लूज होता है यहाँ पर 30 लाख का, और इंश्योरेंस जो स्पेसिफिकली कार रिपेयर के लिए है वो अपन सेव कर पाते हैं। तो अपना नेट लॉस यहाँ पर दिखाई देता है 27,60,000 का। इसलिए अपने को ये कार रिपेयर सेगमेंट क्या ड्रॉप कर देना चाहिए? बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए, अपना डिसीजन हो जाएगा। ओके, सो ये आंसर आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशल ऑर्डर डिसीजन। स्पेशल ऑर्डर डिसीजन के अंदर मैंने क्वेश्चंस लिए कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, 3 क्वेश्चंस लिए, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आईसीए वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लीजिए और उसके बाद अपन इसको डिस्कस करेंगे, फिर चलेंगे सोल्यूशन के ऊपर।
सो आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा एक बार। यहाँ पर ग्रीन इंडस्ट्रीज का सेल्स मैनेजर है सालबी अरोरा, जिसको पूछा है एक फॉरेन कस्टमर ने कि एक सर्टन टाइप के गेयर के 10,000 यूनिट्स हमको सेल करोगे क्या 100 पर यूनिट पे। अब ग्रीन इंडस्ट्रीज है वो नॉर्मली इसको सेल करती है 150 पर यूनिट पे, बट ये वन टाइम ऑर्डर है और इनके पास एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये लोग सोच रहे हैं कि इसको कंसिडर करें। यहाँ पर इन्होंने कॉस्ट रिपोर्ट बनाया है। कॉस्ट रिपोर्ट में इन्होंने डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को कवर किया। उसके बाद इन्होंने बोला है कि यहाँ पर अपने को 132.5 का टोटल कॉस्ट पर यूनिट दिखाई देता है। अगर मैं इसको 100 में सेल करूंगी तो फिर 32.50 का मुझे यहाँ पर लॉस होगा, तो मुझे यहाँ पर रिफ्यूज कर देना चाहिए ऑफर को। अपने को पूछा है कि रेलेवेंट कॉस्ट पर यूनिट क्या है, डिफरेंशियल इनकम क्या रहेगा और नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस में अपने को क्या कंसिडर करना चाहिए। ओके, तो इसकी सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैंने सारे फैक्ट्स मेंशन किए हुए हैं और क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है वो लिखा हुआ है। सो रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करना है। रेलेवेंट कॉस्ट में अपन डायरेक्ट मटेरियल तो ले ही लेंगे, डायरेक्ट लेबर भी अपन ले लेंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स भी ले लेंगे, बट फिक्स्ड ओवरहेड्स को अपन लेते हैं क्या। फिक्स्ड ओवरहेड्स तो अपने लिए फिक्स्ड अमाउंट है, यानी कि अपन को उतना तो इनकर करना ही है। ओके, चाहे अपन ये ऑर्डर को ले या नहीं ले, उतना ओवरहेड्स तो अपन इनकर करने ही वाले हैं। तो फिर अपना फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है वो भी हो जाता है इररेलेवेंट। और उसके बाद अपना फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो अपने को दिया हुआ है वो भी इसी तरह से हो जाता है इररेलेवेंट। तो वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को भी अपन ने ले लिया और टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आ जाता है अपना 85 रुपीज़। फिर डिफरेंशियल इनकम पूछा है तो अपन प्राइस कैलकुलेट करते हैं। प्राइस अपना है 100, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट है 85 पर यूनिट, तो डिफरेंशियल इनकम आया 15 रुपीज़ का। ओके, अपने को नंबर ऑफ यूनिट्स मांगे उन्होंने 10,000, तो डिफरेंशियल इनकम हो जाता है 15 इंटू 10,000 और ये हो जाता है 1,50,000 रुपीज़। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो इसमें तो बिल्कुल भी डिफिकल्टी अपने को फेस नहीं करनी पड़ी। उसके बाद नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस अपने को यहाँ पर पूछे हैं, तो उसमें सबसे पहले मैंने मेंशन किया अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट एक्सेस कैपेसिटी। मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी है, बट 10,000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने की एक्सेस कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद इफेक्ट अपने स्पेशल ऑर्डर का, स्पेशल ऑर्डर प्राइस का क्या होगा रेगुलर कस्टमर्स के ऊपर, क्योंकि रेगुलरली अपन 150 पे सेल करते हैं, स्पेशल ऑर्डर अपन 100 पे सेल कर रहे हैं। तो अपनी ये न्यूज़ अगर बाहर आ गई मार्केट के अंदर कि अपन ने स्पेशल ऑर्डर को 100 रुपीज़ में सेल किया है, तो फिर वो लोग बोलेंगे कि आप 150 पे हमें सेल कर रहे हो, अब उसको लेकर आओ 100 पे और कम करने के लिए बात करेंगे। ओके, तो वो भी एक इफेक्ट हो गया जो अपने को कंसिडर करना चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीट ऑर्डर्स। ऑल्दो ये लोग मान के चल रहे हैं कि ये वन टाइम ऑर्डर है, बट हो सकता है कि उसको एक गैर पसंद आ जाए और उसको रेगुलरली सप्लाई की ज़रूरत हो, तो रिपीट ऑर्डर्स भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये सारे नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन अपने को कंसिडर करने पड़ेंगे वाइल राइटिंग द आंसर, और इस तरह से अपन पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर शो करते हुए अपना आंसर प्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए आंसर को, फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
आई थिंक आपने आंसर को नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, जेड लिमिटेड। ये आप एक बार रीड कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं इसको डिस्कस करते हुए अपने सोल्यूशन के ऊपर। तो आई थिंक आपने रीड कर लिया होगा क्वेश्चन को, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जेड लिमिटेड 2 शॉप्स ऑपरेट करता है। शॉप 1 के अंदर प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर किया जाता है और शॉप 2 के अंदर कस्टमर के जो जॉब्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक ऑर्डर्स से रिलेटेड होते हैं वो कैरी आउट किए जाते हैं। उसका एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम अपने को यहाँ पर प्रेजेंट किया है। उसके बाद यहाँ पर अपने को बोला है कि जो मशीन्स यूज़ की जा रही है शॉप्स के अंदर उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज जो है वही चार्ज किया गया है, और रेंट, हीट और लाइट फ्लोर एरिया के बेसिस पर इन्होंने अपोर्शन किया है बिटवीन द शॉप्स। उसके बाद अपने को बोला है कि जो बाकी के कॉस्ट है वो करंट एक्सपेंसेस है और उसको आउटपुट के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर वैल्यूड कस्टमर है कोई इनका जो कि यहाँ पर एक जॉब लेके आया है, वो बोल रहा है कि आप 5000 यूनिट्स एक्स के मैन्युफैक्चर करके दो। ओके, अब अपने को यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंपनी ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। अगर इस जॉब को हमें एक्सेप्ट करना है तो फिर हमें रिड्यूस करना होगा आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट ए बाय 50%। ओके, उसके बाद यहाँ पर अपने को इन्फॉर्मेशन दी है प्रोडक्ट एक्स की, जिसमें प्राइस यहाँ पर पे करने के लिए विलिंग है कस्टमर 25 रुपीज़ पर यूनिट ऑफ एक्स। यहाँ पर मटेरियल अपने को 10 रुपये का लगेगा, लेबर 18 रुपये का लगेगा पर यूनिट। उसके बाद पावर जो है वो कंज्यूम की जाएगी इस जॉब के अंदर उतनी की उतनी जितनी अपन सेव करेंगे प्रोडक्ट ए का रिडक्शन से। यहाँ पर एडिशनली अपने को बोला है कि कंपनी को एडिशनल ओवरहेड स्पेसिफिकली इसके लिए इनकर करने होंगे 10,000 रुपीज़ के, अपने को कंप्यूट करना है। उसके बाद कि यहाँ पर डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है, फुल कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, और फिर लास्ट में एडवाइस करना है कि कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस जॉब को। चलते अपने सोल्यूशन के ऊपर। आप देख सकते हो मैंने सारे फैक्ट्स क्वेश्चन के यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं।
सबसे पहले अपने को पूछा है डिफरेंशियल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है? तो डिफरेंशियल कॉस्ट यानी कि अपने को एक्स को मैन्युफैक्चर करने में जितना कॉस्ट लगने वाला है, ए को मैन्युफैक्चर करने में कितना कॉस्ट लगता, उसके कंपैरिजन में एक्स को मैन्युफैक्चर करने में कितना ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, डिफरेंस क्या है, ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, डिफरेंस क्या है, वो है डिफरेंशियल कॉस्ट। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन एक्स का कॉस्ट निकालते हैं। मटीरियल कॉस्ट अपन को दिया हुआ है 10 रुपीज़ पर यूनिट और 5000 यूनिट्स का डिमांड है, तो आ जाते हैं 50,000। लेबर कॉस्ट भी इस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं, 18 पर यूनिट दिया हुआ है कॉस्ट, तो अपना 90,000 का आता है। अदर एक्सपेंस कॉस्ट कुछ है नहीं, जीरो है। स्पेसिफिक ओवरहेड्स अपने को यहाँ पर दिए हुए हैं, वो है 10,000 अपने को स्पेसिफिकली इनकर करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एक्स। टोटल कॉस्ट आता है अपना 1,50,000। उसके बाद ए को बनाते तो कितना कॉस्ट आता है वो देखते हैं। ए को आप सबसे पहले कर लीजिए डिवाइड 50-50 पोर्शंस में, क्योंकि अपना रिडक्शन कितना हो रहा है प्रोडक्शन का, ए का 50% से। ए को डिवाइड कर लिया 50-50 पार्ट में। अब जो टोटल कॉस्ट है उसको भी तो 50-50 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपन कंपेयर 100% से थोड़ी करेंगे, अब 50% से करेंगे, राइट। तो 50% से कंपेयर करने के लिए अपना सारी कॉस्ट को कर लेते हैं 50%, राइट। तो मटेरियल कॉस्ट 40,000 है टोटल का, तो उसको 50% से मल्टीप्लाई करके आ गया 20,000। लेबर कॉस्ट को भी 50% पे लेके आ गए, वो है 22,500। और अदर एक्सपेंस कॉस्ट यहाँ पर है अपने पास, वो आ जाता है 2,250। बट स्पेसिफिक ओवरहेड्स अपने यहाँ पर है जीरो, तो अपना टोटल कॉस्ट जो ए को मैन्युफैक्चर करने में आता वो है 44,750। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर 50% प्रोडक्शन की ही बात चल रही है ए की। उसके बाद जब डिफरेंशियल कॉस्ट निकालते हैं तो सिंपली 1,50,000 माइनस 44,750 करेंगे, तो आ जाएगा 1,05,250। उसके बाद अपने को पूछा है फुल कॉस्ट निकालने के लिए। बट फुल कॉस्ट पे चलने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऊपर डेप्रीसिएशन, पावर, रेंट, हीट एंड लाइट कंसिडर क्यों नहीं किया है। डेप्रीसिएशन के लिए अपने को बोला है कि जो मशीन यूज़ हो रही है उसके ऊपर चार्ज किया जाता है। तो अगर अपन प्रोडक्ट ए बनाएंगे तो भी मशीन तो यूज़ हो रही है, मशीन रखी हुई है, यूज़ हो या नहीं हो डेप्रीसिएशन तो चार्ज होता ही है मशीन पे। तो मशीन जो रखी हुई है उस पर अपन ए बनाए एक्स बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डेप्रीसिएशन पे, तो अपने लिए वो कैलकुलेशन पे हो जाता है इररेलेवेंट। उसके बाद हीट एंड लाइट के लिए बोला है और रेंट के लिए बोला है, तो वो फ्लोर एरिया के हिसाब से चार्ज हो रहा है। तो वो फ्लोर एरिया अगर खाली भी रहेगा तो भी अपने चार्ज तो होता ही रहेगा, यानी कि वो भी हो जाता है इररेलेवेंट, राइट। और अगर ये लोग हीट एंड लाइट को स्पेसिफिकली चार्ज कर रहे होंगे यूसेज के हिसाब से भी, तो भी अपना यहाँ पर यूज़ कितना हो रहा है, जो प्रोडक्ट ए को मैन्युफैक्चर करने में जितना मशीन टाइम या जो भी यूज़ होता उतना ही टाइम और मशीन अपने लिए प्रोडक्ट एक्स को मैन्युफैक्चर करने में भी तो लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर हीट एंड लाइट भी अपना सेम रहता है, वो भी हो जाता है इररेलेवेंट। अब बात करते हैं पावर की। तो पावर में अपने को बोला है 50% ऑफ प्रोडक्ट ए को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं अब, तो सेविंग जो हो रहा है पावर में उतना ही कंज्यूम हो रहा है अपना प्रोडक्ट एक्स को मैन्युफैक्चर करने में। ओके, तो यहाँ पर पावर भी इसलिए हो जाता है इररेलेवेंट। उसके बाद फुल कॉस्ट पे चलते हैं। तो फुल कॉस्ट में तो अपने को ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी, बट ये सारी चीज़ें आएगी 50% पे, राइट। 50% ए की बात कर रहे हैं, तो अगर 50% ए के प्रोडक्शन में इतना इतना कॉस्ट लगता और वो बंद होता है, उसके लिए पे एक्स आता है, तो अभी कॉस्ट 50% से ही तो लगेगा यहाँ पर भी। ओके, 100% से थोड़ी लगाएंगे, क्योंकि इसका 50% तो प्रोडक्ट ए भी मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें लग रहा है, राइट। तो टोटल कॉस्ट तो 1,50,000 मैंने ऊपर से उठा लिया है, यहाँ पर अपन ने कैलकुलेट किया था। उसके अलावा जो मेरे अलग कॉस्ट है डिप्रिसिएशन, पावर, रेंट, हीट एंड लाइट, तो उसके लिए 50% से मैं यहाँ पर कॉस्ट चार्ज करता हूँ 9,000, 1,000 टू 2,500 और 250। ओके, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, सिंपली 50% से मल्टीप्लाई करना है और अपने को अपना कॉस्ट मिल जाएगा। फुल कॉस्ट आता है 1,62,750। उसके बाद अपने को पूछा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना, यानी कि ए का जितना प्रोडक्शन अब नहीं हो रहा है उसका कंट्रीब्यूशन जो लूज होगा अपना, ओके, वो है अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए अपने को रेवेन्यू का फिगर चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट का फिगर चाहिए। तो रेवेन्यू का फिगर अपने पास आ जाता है सिंपली टोटल रेवेन्यू इंटू 50%, यह है 62,500। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ ए का जितना लग रहा है वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेप्रीसिएशन, हीट एंड लाइट, तो ए बने ना बने वो तो चार्ज होने वाला है बेस्ड ऑन द फ्लोर एरिया एंड बेस्ड ऑन द मशीन्स। मशीन रखी हुई है तो डेप्रीसिएशन तो चार्ज हो ही रहा है। ओके, तो वो तो अपने लिए यहाँ पर सेविंग कुछ है नहीं, हीट एंड लाइट में भी कुछ सेविंग है नहीं, बट सेविंग है अपने लिए मटेरियल में, लेबर में, अदर एक्सपेंसेस में और पावर में भी यहाँ पर सेविंग है, क्योंकि पावर तो बेस्ड ऑन यूसेज है, राइट।
तो यहाँ पर सेविंग हो जाती है अपनी इन सारी चीज़ों की, उसका कॉस्ट अपन ले लेते हैं। तो अपन ने मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस का तो यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। पावर का अपना सिंपली 2000 इंटू 50% करेंगे तो आ जाएगा 1000, और यहाँ पर टोटल मिला के आ जाता है 45,750। नेट कंट्रीब्यूशन निकल के आता है 16,750। ये कंट्रीब्यूशन है जो अपना लॉस हो रहा है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन का, वो हो जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, सिंपली यहाँ पर कैलकुलेट करना आसान था, रेवेन्यू ले लिया और वेरिएबल कॉस्ट ले लिया क्योंकि डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन अपने को गिवन नहीं है। फिर अपन अपने को पूछा है कि एडवाइस करना है, ये जॉब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अपने को एवेल्युएट करना है। तो ये जॉब को बनाने में अपना एडिशनल कॉस्ट क्या लग रहा है वो लेंगे, और एडिशनल रेवेन्यू अपने को क्या मिल रहा है वो ले लेंगे। तो रेवेन्यू अपने को सिर्फ इस जॉब से कितना मिल रहा है, वो है 5000 इंटू 25, राइट। तो आई थिंक ये 1,25,000 होता है। बट अपने को ए पे कितना रेवेन्यू जा रहा है, वो है 62,500। यानी कि एडिशनल रेवेन्यू जो अपने को मिल रहा है वो है 62,500। कैसे आया, 1,25,000 माइनस 62,500, तो ये 62,500 ही निकलता है एडिशनल रेवेन्यू। वो अपना यहाँ पर एडिशनल रेवेन्यू लिखने में आ गया। उसके बाद डिफरेंशियल कॉस्ट अपन ने कैलकुलेट करी हुई है ऑलरेडी, वो अपने है 1,05,250। तो अपना यहाँ पर आता है नेट लॉस। नेट लॉस आया 42,750 का, और अपन यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि अपने को ये जॉब रिफ्यूज कर देना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ओके, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था, बिल्कुल भी आई थिंक आपको डिफिकल्टी नहीं आई होगी समझने में। बट आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज सोच के कैलकुलेशन करना है, वो है 50% ऑफ ए रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो उसकी जगह पे एक्स भी मैन्युफैक्चर होगा तो जो कॉस्ट लगेगी वो 50% पे ही लगने वाली है, राइट। 100% पे अपन नहीं लगा रहे। ओके, सो अब आप इस आंसर को एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
सर आपने सोल्यूशन को नोट कर लिया होगा, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। इसको आप एक बार पढ़िएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजीली आपके सोल्यूशन हो जाएगा ये। तो इसको सॉल्व करके लाएंगे आप, कल इसको अपन डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है क्वेश्चन बाय आईसीआई। इसको आप एक बार रीड कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, उसके अलावा आरटीपीज एमटीपीज का ही फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ना है और उसके बाद अपन इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे इसके सोल्यूशन के ऊपर। तो आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
क्वेश्चन के अंदर BNZ लिमिटेड की बात करिए। ये BNZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है प्लास्टिक बॉटल्स एक स्टैंडर्ड साइज के। प्रोडक्शन के लिए इनके पास 5 मशीन्स है जो कि 40 बॉटल्स बना सकती है पर आवर। ओके, यानी कि टोटल मिला के पर आवर 40 बॉटल्स बन रही है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट बताया 0.32 रुपीज़ पर बॉटल, 0.80 का अपने को प्राइस दे रखा है यहाँ पर। कंपनी के पास एक ऑफर आया दूसरी कंपनी से कि 40,000 प्लास्टिक टॉयज बना के दो। प्राइस रखा है इसका 30 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट इसकी 24 एस्टिमेट करी है। उसके बाद अपने को बोला है कि अगर अपन ये ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं तो अपने को एक मोल्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लास्टिक टॉय को मोल्ड करना है एक शेप में, तो मोल्ड बनाना पड़ेगा। मोल्ड का कॉस्ट रहेगा 1 लाख रुपीज़। ओके, तो 1 लाख का मोल्ड बनाना पड़ेगा। उसके बाद अपने को एनालिसिस के हिसाब से पता चला है कि अपन 1 घंटे के अंदर 16 टॉयज बना सकते हैं। ओके, सो 1 घंटे के अंदर 16 टॉयज बना पा रहे हैं। कंपनी के पास टोटल कैपेसिटी 10,000 आवर्स की है, वो भी अपने को यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद अपने को यहाँ पर बोला है कि 10 लाख रुपीज़ का अपने पास फिक्स्ड कॉस्ट है, तो वो तो इररिलेवेंट हो जाता है, वो उससे अपने को ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं। ओके, कंपनी के पास ऑर्डर जो बॉटल्स का है वो है 3 लाख बॉटल्स का, यानी कि 3 लाख बॉटल्स का ऑर्डर भी है, 40,000 टॉयज का ऑर्डर भी है, नंबर ऑफ आवर्स लिमिटेड है 10,000 पे, और अपन 1 घंटे में कितना बॉटल कितना टॉय ये बना सकते हैं वो भी अपने पास एस्टिमेट रेडी है। अपने को पूछा है क्वेश्चन में, सबसे पहले अपने को एडवाइस करना है कंपनी को कि उन लोगों को ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर ऑर्डर 3 लाख बॉटल्स का है और 40,000 टॉयज का है तो। सेकेंड पॉइंट में अपने को बोला है कि एडवाइस करना है कंपनी को अगर बॉटल का ऑर्डर 4 लाख बॉटल्स का हो जाता है तो। उसके बाद अपने को बोला है कि एक एसोसिएट कंपनी है BNZ लिमिटेड की जिसके पास आइडल कैपेसिटी है और वो ये ऑर्डर लेना चाह रहा है, जो प्लास्टिक मोल्डेड टॉयज है उसका ऑर्डर ले लेगा सब कॉन्ट्रैक्टिंग बेसिस पे। ओके, तो आउटसोर्स कर सकते हैं अपन। सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्राइस इसने बोल रखा है 28 रुपीज़ पर टॉय, इसमें मोल्ड का खर्चा भी हो जाएगा इसका, राइट। ये बोल रहा है इंक्लूसिव ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल्ड, तो यानी कि मोल्ड को बनाने का खर्चा भी हो जाएगा इस अपनी एसोसिएट कंपनी का 28 रुपीज़ पर टॉय अपने को देगा। अब बोला है कि मिनिमम एक्सपेक्टेड एक्सेस मशीन आवर कैपेसिटी अपने को कितनी लगेगी, कि कितना मशीन आवर ज़्यादा चाहिए, मशीन आवर्स की कैपेसिटी कितने घंटे से ज़्यादा चाहिए अपने को कि अपन जस्टिफाई कर पाए इस टॉय के प्रोडक्शन को। ओके, रादर देन सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो अपने को डिटरमाइन करना है कि एक तो कौन से पॉइंट पे आके जस्टिफाई हो जाता है कि अपन खुद ही बनाए टॉय। ओके, और दूसरा साथ में ये भी है कि इसके हिसाब से अपने को कितना एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आवर्स चाहिए, तो ये कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले जस्टिफाई कहाँ पर होगा, उसके लिए अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा इंडिफरेंस पॉइंट, जहाँ पर 1 लाख रुपीज़ ये इनकर करेंगे और 24 में ये बनाएंगे, बट ये 28 में सेल करते हैं। तो अपने को यहाँ पर इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है कि कौन से पॉइंट पे बात एक बराबर पड़ेगी, और उसके हिसाब से अपने को निकालना पड़ेगा कि कितना एक्सेस आवर्स चाहिए अपने को। चलते हैं पॉइंट ए के ऊपर, यानी कि अपने सोल्यूशन में पॉइंट ए के ऊपर चलते हैं। तो पॉइंट ए के लिए, पॉइंट बी के लिए या पॉइंट सी के लिए अपने को सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा कंट्रीब्यूशन पर आवर का, क्योंकि अपने को यहाँ पर डिसाइड करना है अगर आवर्स लिमिटेड हुए तो अपन कौन सा बनाना अपने लिए फेवरेबल रहेगा, टॉय या बॉटल। ठीक है, पर आवर कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो इसमें आ जाता है आपका थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट वाला पॉइंट, राइट। तो आपकी डिमांड दी हुई है, सेल्स प्राइस आपके पास है, वेरिएबल कॉस्ट भी आपके पास है, स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट भी आपका टॉय में लग रहा है, वो अपन ने इसको पर यूनिट बनाए तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 करेंगे, आ जाएगा 22.5। कंट्रीब्यूशन अपना निकल के आ जाता है और मशीन आवर्स अपन निकालते हैं, तो मशीन आवर्स भी अपने को निकालना पड़ेगा पर यूनिट। पर यूनिट कितना टाइम लगता है, अगर मेरा 1 घंटे के अंदर 40 बॉटल बनती है तो मेरे को एक बॉटल बनाने में कितना टाइम लगेगा 1/40, और 1 घंटे में अगर 16 टॉय बनते हैं तो एक टॉय को बनाने में लगेगा 1/16। तो यहाँ पे मैंने वही कैलकुलेशन किया है, बॉटल में आ जाता है 0.025 और टॉय में आ जाता है 0.063। कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर अपना इस तरह से निकल जाता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन, फिर कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। ओके, तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर क्या हो जाता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन मशीन आवर्स। तो ये आपका हो गया कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। ये है 0.48 अपॉन 0.025, ये है 19.20, और टॉय के केस में हो जाता है 3.5 अपॉन 0.063, एक्चुअली 0.0625 रहेगा। ओके, सो 3.5 अपॉन 0.0625 ये हो जाता है 56। अब अपने को पहले पार्ट में पूछा है अपने को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए टॉयज भी। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं अपने को कितने आवर्स लगेंगे बॉटल को बनाने में, फिर कितने बचेंगे, तो टॉय में कितने अपन दे सकते हैं। अपने पास टोटल आवर्स अवेलेबल है 10,000 ही अपने को दे रखा है। बॉटल ऑर्डर के लिए अपने को कितने आवर्स लगेंगे, तो अगर मैं 1 घंटे में बनाता हूँ 40
तो 3 लाख बॉटल कितने घंटे में बनाऊंगा, तो ये हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 40, यानी कि मेरे को लगेंगे 7500 आवर्स। ओके, बैलेंस बचते मेरे पास 2500 आवर्स। टॉय को बनाने में कितने चाहिए वो भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो एक घंटे में 16 टॉयज बना सकता हूँ। 40,000 टॉय कितने घंटे में बना सकता हूँ, ये हो जाता है 40,000 डिवाइडेड बाय 16, ये होता है 2500। तो बचे भी अपने पास 2500 थे और अब चाहिए भी अपने को 2500, तो शॉर्टेज भी नहीं हुई यहाँ पर, तो अपने को डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद अपने को बोला है कि अगर 4 लाख बॉटल्स का ऑर्डर आया तो 4 लाख बॉटल्स के ऑर्डर में अपना जो नंबर ऑफ आवर्स का रिक्वायरमेंट है बॉटल बनाने के लिए वो हो जाता है 10,000, 4 लाख डिवाइडेड बाय 40। अब अपने पास बैलेंस तो कुछ बचा नहीं और टॉय बनाने के लिए 2500 चाहिए, तो शॉर्टेज है। बट अपने को अभी भी ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि पर आवर कॉन्ट्रीब्यूशन अपना टॉय से ज़्यादा है। ओके, 56 है, वहीं पे इसका तो 19.2 ही है, तो पर आवर कॉन्ट्रीब्यूशन अपना टॉय से ज़्यादा है, इसलिए अपने को टॉय एक्सेप्ट करना चाहिए। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में। ओके, यानी कि सिर्फ न्यूमेरिकल फिगर्स की बेसिस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। तो नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन अपने को यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा, जिसमें अपन बात करेंगे कस्टमर रिलेशनशिप की। तो अगर अपना बॉटल का जो है ऑर्डर रेगुलरली होता है, बॉटल अपन रेगुलरली सेल करते हैं इसको, तो अपना कस्टमर रिलेशनशिप अपने को मेंटेन करना पड़ेगा। अब आपको ये बात यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी कि कस्टमर रिटेंशन का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है, कस्टमर एक्विजिशन का कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। ओके, सो कस्टमर रिटेंशन आपको यहाँ पर करना चाहिए, कस्टमर रिलेशनशिप के लिए आपको यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। सो ये सारी बातें आप यहाँ पर करोगे एक पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद थर्ड पॉइंट में अपने को पूछा है कि मिनिमम टॉयज जहाँ पर अपना जस्टिफाई होता है प्रोडक्शन। तो पहले मिनिमम नंबर ऑफ टॉयज निकालते हैं, तो उसकी वजह से अपने को पता चल जाएगा आर्ट्स कितने रिक्वायर्ड है। परचेज कॉस्ट 28 दी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 24 अपने को पता है, स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख की है, तो इंडिफरेंस पॉइंट अपना निकल जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, दोनों सिनेरियोज में। तो यहाँ पर हो जाता है 1 लाख माइनस 0 अपॉन 28 माइनस 24, क्योंकि जब अपन परचेज कर रहे हैं तो अपना 1 लाख का स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट तो हो रहा है 0, अपने को वो इनकर करना ही नहीं पड़ेगा, राइट। तो 1 लाख माइनस 0 अपॉन 28 माइनस 24, ये आता है आपके यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स आते हैं 25,000, नंबर ऑफ यूनिट्स है 25,000। और 25,000 यूनिट्स के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर एक घंटे में 16 यूनिट्स, तो 25,000 में 25,000 यूनिट्स के लिए कितने घंटे, 25,000 डिवाइडेड बाय 16, ये आपका आता है 1562.5। ओके, 1562.5 आवर्स में आपको एक्सेस लगेंगे, जिसमें आप बना सकते हो आपके 25,000 यूनिट्स, जहां पर आपका प्रोडक्शन जस्टिफाई होता है, चाहे आप परचेज करो या फिर आप खुद प्रोड्यूस करो, बात एक जैसी रहेगी आपके लिए। तो ये आपका आंसर हो जाता है। ओके, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए और फिर अपन आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस का होमवर्क में दिया है, वो आपको करके लाना है, कल अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपना बचता है सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक, प्रोडक्शन मिक्स, वो अपन कल कंप्लीट कर लेंगे। तो अपना चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद अपने कुछ क्वेश्चंस आईसीआई के जो एंड में दिए रहते हैं वो अपने को डिस्कस करने हैं, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैं जो ऐड करने वाला हूँ वो भी अपने को डिस्कस करने हैं। बट डेफिनेटली मैं उसमें से आपको कुछ होमवर्क में दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपके साथ आंसर शेयर किया जाएगा या फिर डिस्कशन किया जाएगा। ऑलराइट, सो ये आप लिख लीजिए और इसके बाद अपना लेक्चर हो जाता है खत्म। सो बाय गाइस, सी यू टुमारो।